दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में भी कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों कहानी के अंत में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, तो आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और ये भी कोशिश करें कि आप उस होमवर्क को भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मॉस्किटो। दोस्तों मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज आ हॉट समर डे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। और सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि इसको सिंपल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और दोस्तों एक और चीज़ को आप नोट कर लीजिए, जब हम किसी भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट वाक्य बनाते हैं और वहाँ पर किसी मौसम के बारे में बात हो रही है, मौसम से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो मौसम के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जैसे आपने सुना होगा इस तरह के वाक्य, जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, तो इट का जो प्रयोग है वो मौसम से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज आ हॉट समर डे। दोस्तों समर का मतलब होता है गर्मियाँ और हॉट मतलब गर्म। इट वॉज आ हॉट समर डे मतलब ये एक गर्मियों का दिन था। आ बुल टुक शेल्टर अंडर आ शेडी ट्री एंड सैट डाउन टू रेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे खासकर अफर्मेटिव का, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? और ये दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक का मतलब होता है लेना और या ले जाना, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। और शेल्टर का अर्थ होता है शरण, जिसे आश्रय भी कहते हैं, और आप इसे नोट कर सकते हैं। और शेल्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है शरण। तो क्या अर्थ हुआ? आ बुल टुक शेल्टर अंडर आ शेडी ट्री। बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल। आ बुल टुक शेल्टर मतलब एक सांड ने या कह सकते हैं बैल ने शरण ले ली। कहाँ शरण ले ली? अंडर, अंडर मतलब नीचे। अंडर आ शेडी, शेडी मतलब छायादार, ये एडजेक्टिव है। अंडर आ शेडी ट्री एक छायादार पेड़ के नीचे। एंड सेट डाउन, और दोस्तों सिट का मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म में सेट। सेट डाउन नीचे बैठ गया। टू रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम करना, आराम करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आ बुल टुक शेल्टर अंडर अ शेडी ट्री मतलब एक बैल ने एक छायादार पेड़ के नीचे शरण ले ली। एंड सेट डाउन टू रेस्ट, और आराम करने के लिए नीचे बैठ गया। चलिए आगे देखिए। आ मॉस्किटो ऑल्सो केम देयर फ्रॉम समवेयर एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कम मतलब आना। सेकंड फॉर्म में केम, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। आ मॉस्किटो ऑल्सो केम देयर, देयर मतलब वहाँ, मतलब एक मच्छर भी वहाँ पर आ गया। फ्रॉम समवेयर, समवेयर मतलब कहीं, कहीं से एक मच्छर भी वहाँ आ गया। एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न, दोस्तों लैंड का मतलब उतरना, सेकंड फॉर्म में लैंडेड, और वो उतर गया। कहाँ उतर गया?
ऑन द बुल्स हॉर्न। बुल का मतलब बैल, और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग है जिसका मतलब का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हॉर्न का मतलब होता है सींग। बुल्स हॉर्न मतलब कि बैल का सींग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक मच्छर कहीं से, मतलब वहाँ कहीं से आ गया और वो बैल के सींग पर वो उतर गया। चलिए आगे देखिए। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम मतलब कि कुछ समय तक। इट रेस्टेड देयर। और दोस्तों यहाँ पर रेस्ट को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और आप इस चीज़ को याद रखें और आप इस चीज़ को मैं लिख भी लें, क्योंकि अक्सर कई बार आप चीज़ों को नोट करते हैं लेकिन आपको उसका पूरा मतलब नहीं पता होता है, क्योंकि जो रेस्ट वर्ड है ये एक नाउन है, उसके अलावा इसका ये एक वर्ब भी है। नाउन में अगर आप इसे प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है आराम, मतलब कि विश्राम भी जिसको कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पर यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आराम करना। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि जो ये शब्द है रेस्ट, ये जो वर्ड है ये नाउन है, उसके अलावा वर्ब भी है, और वर्ब के रूप में इसको यहाँ पर प्रयोग किया गया रेस्ट को। सेकंड फॉर्म है इसकी रेस्टेड, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय तक। इट रेस्टेड देयर, उसने वहाँ आराम किया। और दोस्तों आप सोचेंगे कि यहाँ पर इट कहाँ से आया? ये जो इट है वो मच्छर के लिए प्रयोग किया गया। और आपको ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि जब हम किसी भी पशु के बारे में या किसी कीड़ों के बारे में या फिर पक्षियों के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो ये जो इट है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, तो ये एक सर्वनाम है जिसे मच्छर के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? फॉर सम टाइम इट रेस्टेड देयर, मतलब कुछ समय तक उसने वहाँ आराम किया। बिफोर बजिंग ऑफ इट डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द बुल ऑफ हिज डिपार्चर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, आप नोट कर लीजिए। बजिंग ऑफ का मतलब होता है कहीं से चले जाना, किसी जगह से प्रस्थान करना। बिफोर बजिंग ऑफ मतलब कि वहाँ उस जगह से जाने, बिफोर बजिंग ऑफ मतलब वहाँ जाने से पहले। इट डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू इन्फॉर्म सूचित करने का। इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, सूचित करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बिफोर बजिंग ऑफ इट डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द बुल, मतलब वहाँ जाने से पहले उसने फैसला किया, टू इन्फॉर्म द बुल बैल को सूचित करने का, ऑफ हिज डिपार्चर अपने प्रस्थान के बारे में। दोस्तों डिपार्चर नाउन है और इसका मतलब होता है रवानगी या फिर प्रस्थान, जिसे हिंदी में कहते हैं। और इसकी वर्ब है डिपार्ट, तो आप इसकी वर्ब को भी नोट कर सकते हैं। DEPART, डिपार्ट मतलब जाना, जो कि एक वर्ब है, और डिपार्चर नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बिफोर बजिंग ऑफ मतलब कि वहाँ से उड़ के जाने से पहले उसने फैसला किया, उसने निर्णय किया कि वो बैल को अपने प्रस्थान के बारे में, अपने जाने के बारे में बताएगा। चलिए आगे देखिए। इट सैड, उसने कहा। तो दोस्तों आपने कई बार देखा कि यहाँ पर इट का ही प्रयोग किया गया, जैसे यहाँ पर भी इट का प्रयोग किया गया। और ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम किसी कीड़ों के बारे में या फिर पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर हमें उनके लिए कोई भी सर्वनाम का यूज़ करना है, मतलब कि प्रोनाउन को, तो हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट सैड, उसने कहा, मिस्टर बुल, मिस्टर बुल मतलब कि श्रीमान बैल, आई सैट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि श्रीमान बैल, आई सैट मतलब कि मैं बैठा, ऑन योर हॉर्न आपके सींग पर मैं बैठा, फॉर क्वाइट सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड नाउ और अब, आई एम टेकिंग ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी जगह से जाना, रवाना होना। नाउ आई एम टेकिंग ऑफ मतलब कि अब मैं उड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू। दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का, सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। और बर्डन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बोझ, या क्या मतलब हुआ? आई वॉज नॉट, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, आई वॉज नॉट ए बर्डन ऑन यू मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, मैं आपके ऊपर एक बोझ नहीं था। द बुल सैड, बैल ने कहा, डियर मॉस्किटो प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड कीप लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम ऑन एंड फ्रॉम माई हॉर्न विदाउट माई रियलाइजिंग इट। क्या अर्थ हुआ?
बैल ने क्या कहा कि प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड मतलब आपके जैसे, मतलब आपके जैसे सैकड़ों, कीप लैंडिंग मतलब कि वो लैंड करते रहते हैं, उतरते रहते हैं, एंड टेकिंग ऑफ और जाते रहते हैं, ऑल द टाइम हर समय, ऑल द टाइम ऑन, एंड फ्रॉम माई हॉर्न मतलब कि मेरे सींग से, विदाउट माई रियलाइजिंग इट मतलब मुझे मेरे बिना पता चले कि वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ ये जो शुड के बाद एपोस्ट्रोफी वी है, इसका मतलब हैव है, और यहाँ पर शुड के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर चाहिए था आएगा, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। शुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं। यदि आप वर्तमान में सलाह को दर्शाते हैं, वर्तमान में ऐसे वाक्य बनाते हैं, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आप उसे पास्ट में दिखाते हैं, मतलब कि चाहिए के साथ था आएगा, तो आपको शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का वहाँ प्रयोग करना होगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी मतलब आपको सिर्फ मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए था, आपको सिर्फ मेरा धन्यवाद करना चाहिए था। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, इंस्टीड मतलब की बजाय, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, इन्फॉर्मेशन जानकारी। तो उसने पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि आपको सिर्फ मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन मतलब कि जानकारी देने की बजाय आपको सिर्फ मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। द मॉस्किटो फ्लू अवे, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। द मॉस्किटो फ्लू अवे, मच्छर उड़ गया। मेकिंग ए बैड फेस, एक बुरा चेहरा बनाकर वो उड़ गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है इसका? थैंकलेसनेस ऑफ पर्सन इज़ द रियल बर्डन ऑन अदर्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों सबसे पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। देखिए थैंकलेस, यदि आप इसे थैंकलेस तक देखते हैं, थैंकलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एहसान फरामोश। ऐसा व्यक्ति जो किसी का एहसान को एक्नॉलेज नहीं करता, उसके एहसान को नहीं मानता, तो उसे थैंकलेस व्यक्ति कहते हैं। थैंकलेस मतलब एहसान फरामोश। और जब आप इसमें NESS जोड़ेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। नाउन का मतलब संज्ञा। तो फिलहाल ये जो शब्द आप देख रहे हैं थैंकलेसनेस, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एहसान फरामोशी। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? थैंकलेसनेस ऑफ पर्सन इज़ द रियल बर्डन ऑन अदर्स मतलब कि एक व्यक्ति की, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति की जो एहसान फरामोशी होती है वो दूसरों पर एक तरह से बर्डन होती है, दूसरों पर एक तरह से क्या होती है, वो एक बोझ होती है। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। और जैसा हमने देखा यहाँ पर कहानी के अनुसार बिल्कुल ही सही बात है। कोई भी व्यक्ति किसी पर बोझ नहीं होता, लेकिन यदि वो बोझ होता है तो उस व्यक्ति की एहसान फरामोशी की। जब कोई व्यक्ति यदि आपके साथ कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है लेकिन आप उस व्यक्ति के द्वारा किए गए एहसान को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो इस एहसान फरामोशी करते हैं, तो यही असली बोझ माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। मैं आपको इस कहानी में से 2 वर्ड दूंगा, आपको उनका प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ, दोस्तों इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। और अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है बर्डन। दोस्तों BURDEN, बर्डन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है बोझ। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें इनका यूज़ करना है। तो दोस्तों ये कहानी बस यहीं तक थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।